Hello everybody, welcome to KS Arthani Education. We have just now recently changed the channel's name. Earlier it was our classroom. So welcome to the new channel basically. In this video we are going to discuss part 2 of chapter 9 of class 12 OCM. The name of the chapter is financial management. अच्छा इसमें सॉरी financial market. इसमें जो हमने अब तक डिस्कस कर लिया है वो सारी चीज़ें हैं आपके फाइनेंशियल मार्केट कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को लास्टली हमने डिस्कस कर लिया था। सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम है आपका स्टॉक मार्केट, और उसी स्टॉक मार्केट के फंक्शन से आज हमको इस वीडियो में शुरुआत करनी है। इसको शुरुआत करें उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल। आई एम वेरी मच श्योर कि आपको इस चैनल से कोई ना कोई निश्चिंत हेल्प ज़रूर मिलेगी। आपको अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट इन द बिलो सेक्शन एंड डू लेट मी नो इफ़ यू वांट मी टू टीच एनी अदर सब्जेक्ट्स। थैंक यू। अच्छा, अब इसके फंक्शन से हम लोग शुरुआत करें तो स्टॉक एक्सचेंज का सबसे पहला फंक्शन है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब क्या कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आपको यानी एक तरह से इन्वेस्टर्स को परचेज और सेल करने की एक सुविधा देता है। जब भी वो चाहें तब वो कुछ भी परचेज और सेल कर सकते हैं। ये उनको एक अच्छी पॉइंट यहाँ से मिलती है। स्टॉक एक्सचेंज से ही हमको ये पॉसिबल हो पाता है। लिक्विडिटी जो है हमारी सिक्योरिटीज़ की है। लिक्विडिटी का मीनिंग क्या होता है? बहुत जल्दी उसको कैश में आप कन्वर्ट कर सको। तो ये इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। दूसरा आता है वैल्यूएशन ऑफ द सिक्योरिटीज, यानी आपकी जो सिक्योरिटीज कितने रुपए की हैं। शेयर्स एक तरह से सिक्योरिटी मतलब क्या, शेयर्स आपके वो कितने रुपए के हैं। ये वैल्यूएशन पता चलता है सिर्फ और सिर्फ उनकी डिमांड और उसके सप्लाई से, राइट। और इन्वेस्टर्स को अपने सिक्योरिटीज का वैल्यू पता चलता है। ये हमारे गवर्नमेंट और क्रेडिटर्स के लिए भी बड़े काम का है। दूसरे फैक्टर्स हैं जैसे कि डिविडेंड जो कंपनी डिक्लेयर करती है, या मनी मार्केट को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये भी आपके वैल्यूएशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। थर्ड पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ सेविंग्स इनटू कैपिटल। तो आपके कैपिटल जो है जिसको आपने सॉरी आपका जो सेविंग्स हैं जो आपने बचा के रखी है, वो आप एज एन इंडिविजुअल आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और सिक्योरिटीज आप इजीली परचेज कर सकते हैं। तो ये सेविंग्स आपकी कन्वर्ट हो जाएंगी कैपिटल में, यानी अब आपका जो सेविंग्स आपके पॉकेट में पड़ा था वो किसी इंडस्ट्री को चलाने के काम आ रहा है। फोर्थ पॉइंट आता है इंटरमीडियरी इन द क्रिएशन ऑफ कैपिटल। स्टॉक एक्सचेंज खुद कभी भी कैपिटल क्रिएट नहीं करता। वो सिर्फ क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है जहां पर आप इस सिक्योरिटीज को खरीद और बेच सकते हो। ये एक इंटरमीडियरी का रोल है। इंटरमीडियरी मतलब क्या, इस साइड पे इन्वेस्टर्स हैं और इस साइड पे वो कंपनीज हैं जो इन्वेस्टमेंट चाहती हैं। तो बीच में कौन है, आपका स्टॉक एक्सचेंज है, उसको हमने बोलेंगे इंटरमीडियरी। फिफ्थ पॉइंट है सेफ्टी इन ट्रांजैक्शंस। जब कभी भी हम स्टॉक मार्केट से कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वो बड़े सेफ होते हैं। ब्रोकर्स जो यहाँ पर काम करते हैं वो सेबी के रेगुलेशन के अंडर ही काम करते हैं और इसीलिए ट्रांजैक्शंस बड़े सेफली होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज जो है इन्वेस्टर्स को भी सेफ्टी प्रोवाइड करता है क्योंकि वहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम होता है। सिक्स्थ पॉइंट है ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट की ग्रोथ होती है धीरे धीरे। लोगों की जो सेविंग्स हैं वो अब आपके इंडस्ट्री में फ्लो करने लगती है, राइट। तो घरों से पैसे निकल करके देश की तरक्की में लग रहे हैं एक तरह से बोलें तो इंडस्ट्रीज जो है उनको यहाँ से लॉन्ग टर्म कैपिटल मिलता है और लोगों को अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करने में एक इंटरेस्ट जागता है। तो इससे आपकी कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। और साथ साथ में कैपिटल मार्केट का भी डेवलपमेंट हो जाता है। सेवेंथ पॉइंट आता है फैसिलिटीज टू परफॉर्म एक्टिविटीज, यानी आपके ये जो मेंबर्स हैं वो कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं। ऐसी फैसिलिटीज स्टॉक एक्सचेंज देता है। एग्जाम्पल है कि वो अपने इंटरेस्ट जो है इन्वेस्टर्स के उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इंटरेस्ट मेरा क्या होगा, अगर मैं कोई इन्वेस्टर हूँ तो मेरा इंटरेस्ट होगा मुझे टाइम टू टाइम जो मेरे डिविडेंड्स हैं वो मिलें, जब मैं चाहूँ उसको बेच सकूँ, तो ये सारी चीज़ें मेरी प्रोटेक्ट होंगी। एट्थ पॉइंट है नेसेसरी फैसिलिटीज फॉर स्पेक्यूलेशन। हेल्दी स्पेक्यूलेशन। अच्छा, स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या है कि आप देख सको कि हो क्या रहा है, ध्यान दो उस चीज़ पर, तो उसी से आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अलाइव है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सारी फैसिलिटीज़ हैं कि आप सारे ट्रांजैक्शंस पे आप ध्यान रख सकते हो लीगल स्ट्रक्चर में क्या क्या हो रहा है।
यानी लीगली आप उसको देख सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर। स्टॉक एक्सचेंज से हमको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है जो बहुत सी पार्टीज के लिए यूजफुल होती हैं। एग्जाम्पल है कि जो प्राइस है सिक्योरिटी का वो बदला है, चेंज इन प्राइजेस होते रहता है, कितनी परचेज या सेल हुई आपकी सिक्योरिटीज की। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये इन्वेस्टर्स, कंपनी, गवर्नमेंट, सेबी, इन सब के लिए यूजफुल है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट यूज करती है पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसी और फाइनेंशियल पॉलिसी बनाने में। इसके साथ साथ इससे आपको पता चलता है आपकी कंट्री का कितना ग्रोथ हो रहा है, कंपनी का भी कितना ग्रोथ हो रहा है, सब पता चल जाएगा। ये एक मिरर की तरह है जो आपकी कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन आपको बताएगा। ठीक है, कौन मिरर की तरह है? स्टॉक एक्सचेंज। और यहाँ पर से एक और एमसीक्यू बन सकता है कि स्टॉक एक्सचेंज को हम बैरोमीटर भी बोलते हैं, जो किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन हमको बताएगा। 10th पॉइंट है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, यानी आपकी जो जितनी भी सिक्योरिटीज हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, उन सब की लिस्टिंग यहाँ पर होती है, स्टॉक एक्सचेंज पर होती है। इन्वेस्टर्स को लिस्टेड सिक्योरिटीज पे ज़्यादा ट्रस्ट होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो आता है वो है आपका गाइडेंस टू द इन्वेस्टर्स, यानी आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सही इंफॉर्मेशन और सारी जितनी भी उसके पास इंफॉर्मेशन होती है वो हमको डिस्क्लोज करता है, हमको बताता है, कंपनीज के बारे में बताता है। इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे इन्वेस्टर्स डिसाइड करते हैं कि उनको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना, कहाँ से उनको पैसे निकालने हैं, कहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं, सारी चीज़ें स्टॉक एक्सचेंज से पता चलती हैं। अच्छा चलो, नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है आपका कंसेप्ट ऑफ डीमैट अकाउंट। डीमैट का मीनिंग क्या होता है? आपका डीमटेरियलाइजेशन। ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग है डीमटेरियलाइजेशन, यानी इनका जो फिजिकल फॉर्म है वो होता ही नहीं है। ये सिर्फ आपको मोबाइल्स, ऑनलाइन वेबसाइट्स, इन सारी चीज़ों पे ही दिखाई देंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही आपको दिखाई देंगे। आपको ये अपने हाथ में आप इनको नहीं ले सकते हो। ठीक है, पास्ट में क्या होता था, शेयर्स जो हम पेपर फॉर्म में खरीदते थे तो उनको शेयर सर्टिफिकेट बोलते थे। शेयर ट्रांसफर करने के लिए भी कंपनी को फॉर्म देना पड़ता था, है ना। ये बहुत लेंथी और टेडियस प्रोसेस था, यानी कि इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता था और काफ़ी बोरिंग प्रोसेस था, जिससे लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करते थे। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ को हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए उन्होंने सारी चीज़ों को अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ला दिया। और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो है ये डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन ही आपका मेंटेन करता है। चलो फिर देखें डीमटेरियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ। डीमटेरियलाइजेशन में आप देखें ना, फर्स्ट 5 लेटर्स जो हैं उसी को अपने डीमैट बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब है फिजिकल सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक डेटा में कन्वर्ट कर देना थ्रू कंप्यूटर। ठीक है, और डीमटेरियलाइजेशन को डीमैट कहा जाता है शॉर्ट में। इन्वेस्टर्स जो हैं डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के तहत जो है, या तो वो सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्म में ले यानी खरीदें, या तो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में खरीदें, ये उनकी चॉइस है। उनको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू, और अगर वो चाहता है कि डिपॉजिटरी सर्विसेज उसको मिले तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है वो या तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा या हमारा एजेंट होगा। जैसे आपने नाम सुना होगा, अपस्टॉक्स हो गया, ग्रो हो गया, ये सब आपके एजेंट्स हैं या एक तरह से आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इससे जो है आपको डीमैट सर्विस मिलती है। कोई भी इन्वेस्टर को एक पूरा फॉर्म फिल करके देना पड़ता है उनको रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप हमारा भी ये डीमैट अकाउंट खोल दीजिए। अब आता है मीनिंग डिपॉजिटरी का। डिपॉजिटरी का मीनिंग देखो क्या है। इंडिया में कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है वो एक डिपॉजिटरी की तरह काम कर सकती है। डिपॉजिटरी एक्ट जो है वो आपका आया था अगस्त 1996 में। डिपॉजिटरीज को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है सेबी से अपना ऑपरेशन शुरू करने से पहले। डिपॉजिटरी का जो ऑपरेशन है वो डिपॉजिटरी एक्ट और सेबी दोनों के दोनों जो है वो रेगुलेट करते हैं, इनके ऊपर ये ध्यान देते हैं। डीमैट अकाउंट और डीमटेरियलाइजेशन इनका सेंटर होता है। ठीक है, ये क्यों खुले हैं, डिपॉजिटरीज क्यों खुले हैं डीमैट अकाउंट या डीमटेरियलाइजेशन के लिए? प्राइमरी फंक्शन इनका यही है, फिजिकल सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इसको ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही प्रिजर्व करके रखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ सर्विस रिलेटेड जो मतलब ट्रांजैक्शंस के साथ साथ जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं।
इस समय अगर हम देखें तो टू डिपॉजिटरीज हैं हमारे इंडिया में। एक है एनएसडीएल जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरा है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड जिसको अपने शॉर्ट में बोलते हैं सीडीएसएल। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अभी पढ़ेंगे अपने। इन दोनों के ऊपर जो है ऐसी भी डिपॉजिटरीज हैं जो इंटरमीडिएट्स के थ्रू उनको सारी क्या बोलते हैं सर्विसेज देते हैं, उनको अपने बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है, इसमें बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या शेयर ब्रोकर इसमें काम करते हैं। शेयर ब्रोकर का एग्जांपल है ग्रो हो गया, अपस्टॉक्स है, कई सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जो शेयर ब्रोकर के तरीके काम करते हैं। अच्छा, आप एनएसडीएल के बारे में पढ़ लें अगर थोड़ा बहुत। एनएसडीएल पब्लिक कंपनी है जो कंपनीज एक्ट के थ्रू फॉर्म हुई थी। ये सेबी में रजिस्टर्ड है 1996 में। एनएसडीएल जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा प्रमोट की जाती है, और इसमें कुछ और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन साथ में काम कर रही हैं। एनएसडीएल के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इसको मैनेज करते हैं, और ये जो है एक पब्लिक कंपनी है जैसे ऊपर लिखा हुआ था कंपनीज एक्ट के अंदर। एनएसडीएल अपने फंक्शंस करती है थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, यानी ये खुद कोई काम मतलब ये शेयर का या बेचने का खरीदने का नहीं करती। इनके अंदर भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अपॉइंट किए हुए हैं, उनसे ये फीस चार्ज करते हैं, और इन्वेस्टर से फीस चार्ज नहीं करते। इन्वेस्टर को कोई भी एक्सपेंस डायरेक्टली एनएसडीएल को नहीं देना पड़ता। ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ही एक फीस जो है कस्टमर से या इन्वेस्टर से लेता है, और उस फीस को वो इनडायरेक्टली एनएसडीएल को पे कर देता है। ये इंस्टीट्यूशन जो है ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता है डीमटेरियलाइजेशन के लिए, फिर रीमटेरियलाइजेशन के लिए भी। यानी आपका डीमटेरियलाइजेशन का मीनिंग क्या था कि आपको फिजिकल से उसको कंप्यूटराइज्ड करना है। अब अगर कंप्यूटराइज्ड फिजिकल करना है तो वो हो जाएगा रीमटेरियलाइजेशन। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी पैसों को सेटल करना। क्रेडिटिंग राइट एंड बोनस शेयर्स, कस्टमर अकाउंट में राइट शेयर्स होते हैं और जो बोनस शेयर्स होते हैं वो क्रेडिट करना, और कस्टमर का अकाउंट फ्रीज करना। ये सब इनकी सर्विसेज हैं। फिर आती है बात आपकी सीडीएसएल की। अच्छा, सीडीएसएल जो है ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 1999 में, और ये किसके कोलैबोरेशन में है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। वो ऊपर वाली जो थी एनडीएसएल वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कोलैबोरेशन में थी, और इसमें साथ साथ में कोलैबोरेशन में कुछ बैंक्स भी हैं। सीडीएसएल का जो ऑब्जेक्टिव है वो इजी और सेफ सर्विसेज इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करना है। इसमें भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये टाइम टू टाइम वेबसाइट पे पब्लिश होते रहते हैं। सीडीएसएल जो है ऑनलाइन डिपॉजिटरी सर्विस जो है पूरे इंडिया में प्रोवाइड करता है। पूरे इंडिया में अगर हम देखें तो सीडीएसएल और एनडीएसएल एनएसडीएल की जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध हैं। इनसे हम इलेक्ट्रॉनिकली भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, सेंट्रलाइज्ड मतलब पूरे कंट्री में एक ही सिस्टम है, इससे आप हर ट्रांजैक्शन पे एक आंख रख सकते हो, यानी आपको आपसे कोई ट्रांजैक्शन छुपा नहीं है। मूविंग ऑन, अब आते हैं आपके डिपॉजिटरी सर्विसेज के। डिपॉजिटरी क्या क्या सर्विसेज देते हैं? तो सबसे पहला जो वो सर्विस देते हैं वो है आपका डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन। तो वो अब अगर आपके फिजिकल सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते तो वो डीमटेरियलाइजेशन हुआ। ये सारी सिक्योरिटीज आपकी जमा की जाती है आपके डीमैट अकाउंट में। अगर मान लो कोई चोरी का डर नहीं है और सिक्योरिटीज का इससे क्या क्या होता है ना कि आपके पास कोई चोरी का या सिक्योरिटीज के खत्म हो जाने का कोई डर नहीं रहता। ठीक है, इस सेंस में डिपॉजिटरी जो है उसको बैंक माना जाता है जो सारी सिक्योरिटीज को बना करके रखती है। अच्छा, अगर इन्वेस्टर चाहे, उसकी डिजायर हो, तो इन्हीं डीमैट सिक्योरिटीज का रीमटेरियलाइजेशन भी हो सकता है, मतलब ऑन द पेपर हम इसको वापस ला सकते हैं। दूसरा है आपका इजी ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एट लेस एक्सपेंसेस, यानी आप कम एक्सपेंसेस पे सिक्योरिटीज को बेच और खरीद सकते हो। डिपॉजिटरी सर्विसेज में आपके जो पेपर वर्क है वो कम हो जाएगा, जो प्रॉब्लम्स हैं फिजिकल शेयर्स को ट्रांसफर करने की वो कम हो जाएंगी। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? एग्जांपल है फेक ट्रांसफर या बैड डिलीवरी, आपने बेचा किसी और को, चला वो किसी और के पास गया। और साथ साथ में ब्रोकरेज एक्सपेंस आपका बच जाएगा, पोस्टेज एक्सपेंस बच जाएगा, कुरियर एक्सपेंस और स्टैम्प ड्यूटी भी बच जाएगा। सिंगल शेयर को आप ट्रांसफर कर सकते हो ड्यू टू डिपॉजिटरी। ठीक है, हर एक शेयर को आप ट्रांसफर कर सकते हो।
मूविंग ऑन, प्रॉम्प्ट सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। प्रॉम्प्ट मतलब बहुत तेजी से, बहुत स्पीडीली आपका जो मतलब आपने मान लो मैंने कुछ बेचा तो तुरंत ही मुझे उसके पैसे मिल जाएंगे। जो कैश है मेरा इमीडिएटली मुझे मिल जाएगा, या तो फिर जो भी आपके बैंक्स हैं, जो आपके करस्पॉन्डेंस में कंपनीज चल रही हैं, उन सबको आपके पैसे मिल जाएंगे। अलग अलग ट्रांजैक्शंस के जो हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा इनका सेटलमेंट किया जाता है। फिर आता है रिकॉर्ड इन कस्टमर्स अकाउंट। कस्टमर के अकाउंट में भी सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रहता है कि कब आपको बोनस शेयर मिलेगा, कब आपको राइट शेयर्स मिलेंगे, क्या आपके कस्टमर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा आप देख सकते हो। फैसिलिटी टू फ्रीज और क्लोज अकाउंट। आप अपने अकाउंट को तुरंत ही फ्रीज भी कर सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो। मान लो आप बहुत लंबे समय के लिए बाहर जा रहे हो, विदेश जा रहे हो, तो आप या तो फिर आपको शॉर्ट पीरियड के लिए अपने अकाउंट को क्लोज करना है, तो ये सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हैं। 7 नंबर आता है रिकॉर्ड एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। आपकी जितनी भी हर एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितने भी आपने सिक्योरिटीज खरीदे बेचे अपने इस डीमैट अकाउंट से, सब इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर सेफ है और स्टोर की जाती है, ताकि जब आप उसको देखना चाहें तब आप उसको देख सकते हैं। 8th पॉइंट आता है लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड क्लियरिंग हाउस। ठीक है, ये आपको एक लिंक की तरह काम करके देता है आपके बीच में और क्लियरिंग हाउस के बीच में, और उसको सेटलमेंट भी आपका फटाफट हो जाता है। क्लियरिंग हाउस मतलब आपकी जो भी सपोज कर लो कि आप कोई शेयर्स बेच रहे हो और कोई और इंसान है जो उसको खरीदना चाहता है, तो ये एक तरह से अभी कंपनी से हम पैसे वापस नहीं लेंगे। अगर मान लो मैंने शेयर्स बेच दिए तो मुझे तो पैसे मिलेंगे ना, वो पैसे मुझे कंपनी नहीं देगी, वो पैसे मुझे वो इंसान देगा जो शेयर्स खरीद रहा है। ठीक है, फिर आता है सर्विस थ्रू इंटरनेट। डिपॉजिटरी जो है वो सर्विसेज देती हैं इंटरनेट के जरिए एट अ वेरी वेरी फेयर प्राइस। ठीक है, और वो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है आपके अकाउंट की वो भी प्रोवाइड करवाएगा। अब आता है ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ सिक्योरिटीज। अगर आपको सिक्योरिटीज खरीदनी है बेचनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है, ये बहुत काम की चीज़ है। स्पेशली अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हैं तो आपको ट्रेडिंग प्रोसीजर बहुत अच्छे से समझना चाहिए। आप बैठे बैठे बहुत सी इनकम जनरेट कर सकते हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन एज, अभी नहीं। कुछ साल पहले शेयर ब्रोकर्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया से मतलब वहाँ जाकर के इकट्ठा हो जाते थे एक फिक्स्ड टाइम पे, और फ्लोर पे यानी कि वहाँ पर बैठे बैठे अलग अलग हाथों से वो अलग अलग क्या बोलते हैं साइंस करते थे, एक दूसरे को बताते थे कि भाई ये वाला शेयर खरीदना है, वो खरीदना है। ये कई सारी मूवीज में भी दिखाया जाता है। आजकल जो है ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आ गई है, यानी आप घर बैठे ऑनलाइन बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। और ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम आपका निकल गया है। ऑनलाइन ट्रेडिंग में जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है, इसका बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने बहुत सारी हमको सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो और ओवर द काउंटर एक्सचेंज हो, ये अब आपका स्क्रीन बेस्ड हो गया, यानी अब आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, अब आप खुद ही कर सकते हो। शुरुआत से लेकर के एंड तक सारी चीजें अपने आप हो सकती हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी फुल्ली सेल्फ ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम पूरे कंट्री में ला दिया, यानी पूरी तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया है, और वो भी स्क्रीन बेस्ड, यानी लैपटॉप मोबाइल सबसे किया जा सकता है। स्क्रीन बेस्ड जो ट्रेडिंग सिस्टम है इसको अपने बोलते हैं नीट, और नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। ठीक है, और स्क्रीन बेस्ड सिस्टम जो है उसको बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाला जो है उसको बोलते हैं बोल्ट बीएससी ऑनलाइन ट्रेडिंग। ये आपको याद रखने की जरूरत है। इन्वेस्टर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट ट्रेडिंग सिस्टम के कारण ये बाय और सेल कर सकते हैं। जो परचेज और सेल का है ऑर्डर, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट होगी तो ही हो पाएगा। ठीक है, और एक ब्रोकर भी होना चाहिए बीच में। हमारे ज़माने मतलब अभी के टाइम पे ब्रोकर्स कौन है पूछे तो अपस्टॉक्स है, ग्रो है, ये सारे आपके ब्रोकर्स हैं इस समय पे। अच्छा, ये पूरा प्रोसीजर है आपका। सबसे पहला तो ये है कि आपको डीमैट अकाउंट खोलना है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है आपका पान कार्ड, आधार कार्ड। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स अगर रेडी हैं तो यू कैन ओपन एनी डीमैट अकाउंट, किसी भी वेबसाइट पे जाके खोल सकते हो। ठीक है, और डीमैट अकाउंट होगा तो ही आप बाइंग और सेलिंग कर पाएंगे इसकी। सेकंड है ऑर्डर टू बाय सेल। आपको अगर कोई अगर सेल करना चाहता है तो वो वहां पर ऑर्डर डालेगा, फिर परचेज जो है वो
वहां पर वापस क्लियरली स्टेट किया जाएगा। और दो टाइप ऑफ ये जो आपके ऑर्डर्स हैं, परचेज और सेल, वो आप वहां से एग्जीक्यूट कर सकते हो। अच्छा, इसमें भी दो टाइप्स हैं, पहला है लिमिटेड ऑर्डर और दूसरा है मार्केट ऑर्डर। लिमिटेड ऑर्डर मतलब क्या कि आपका जो प्राइस है वो उसी प्राइस में वो मतलब परचेज या सेल हो सकता है। रिटेल इन्वेस्टर और फंड हाउस जो है इस टाइप का ऑर्डर देते हैं कि इसी प्राइस पे हमको ये जो है परचेज या सेल करना है, ठीक है। दूसरा है मार्केट ऑर्डर, इसमें आपका जो मार्केट का प्राइस है उस पे आप परचेज और सेल करते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो आती है वो है आपका एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। आपने आपके ब्रोकर जो है वो अब आपने जो उसको ऑर्डर दे दिया, तो वो ब्रोकर जो है वो उसको अब एग्जीक्यूट कर देगा। ये ऑर्डर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचेगा। और ब्रोकर जो है इसमें इसमें भी ट्रांजैक्शन में वो डील कर सकता है अपने ऑफिस के थ्रू ही, ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से। फोर्थ पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्ट नोट, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाया जाता है जिसमें आपका बाइंग और सेलिंग के बारे में सारी चीजें बताई जाती है। कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है कंफर्मेशन है कि हाँ आपने जो भी बोला था, बाय करने को बोला था या सेल करने को बोला था, वो हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट नोट नॉर्मली 24 घंटे में मिल जाता है। और इसमें आपका सिक्योरिटी का नाम, नंबर, प्राइस कितना है ट्रांजैक्शन का, ऑर्डर नंबर, ब्रोकरेज, टैक्सेस, सब चीजें बताई जाती हैं। इन शॉर्ट जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है ये आपके ट्रांजैक्शन का एक डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट जो आता है वो है आपका सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी जो भी आपने परचेज और सेल किया उसके पैसे अब आपको मिल जाते हैं ना। ये जो सेटलमेंट है ये नॉर्मली ट्रांजैक्शन के एक दिन बाद किया जाता है, ठीक है। और ये जो सेटलमेंट है इसका ये कौन करता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज करता है। एनएससीसीएल जो है यानी नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सेटलमेंट करता है उन ट्रांजैक्शंस की जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में किए गए हैं। चलो, और फिर उसके बाद आता है सिक्स नंबर, पेमेंट ऑफ अमाउंट एंड डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी। अगर आपने परचेज किया है तो उसका पेमेंट आपको जो पेइंग डे है उससे एक दिन पहले ही कर देना पड़ता है। अगर सेल्स शेयर्स बेचे हैं आपने तो उसका भी जो डिलीवरी है वो भी एक दिन पहले ही आपका हो जाता है। तो कस्टमर अगर परचेज कर रहा है तो डिलीवरी उसको की जाएगी, है ना, यानी कि पे आउट डे पे, यानी जिस दिन पे किया उसके नेक्स्ट डे पे। और कस्टमर को पे आउट डे पे ही पैसे मिलेंगे अगर उसने शेयर्स बेचे हैं। तो इसको इस हिसाब से समझो, मान लो दो लोग हैं, एक मैं हूं और एक आप हैं, मैंने शेयर्स बेचे तो पैसे मैं कब रिसीव करूंगी, अगले दिन पे, क्योंकि अगले दिन पे कोई और उन शेयर्स को आप चाहे चलो आप ही रखो, आप उन शेयर्स को खरीदोगे तो आप पैसे दोगे, तब आप ही के पैसे आएंगे मेरे पास, ठीक है। और फिर दूसरा एग्जांपल, मान लो मैंने शेयर्स खरीदे तो आज ही मुझे उसके पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि वो कोई इंसान बेच रहा होगा तो उससे मैंने खरीदे ना। तो इस हिसाब से एक दिन लेट चलता है। अगर मैंने बेचे तो अगले दिन मुझे पैसे मिलेंगे, अगर मैंने खरीदे तो पैसे आज देने पड़ेंगे लेकिन शेयर एक दिन बाद मिलेगा, ठीक है। पे इन डे का मतलब क्या होता है, जिस दिन आप डिलीवरी करते हो, ठीक है। और पे आउट डे का मतलब क्या होता है, जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज आपको डिलीवरी करता है, परचेजर को डिलीवरी करता है। चलो, लास्ट आता है इन्फॉर्म टू कस्टमर ऑफ सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। अब आपका ब्रोकर जो है वो पेमेंट कर देगा बैंक के थ्रू। अगर मान लो सेल सेल हुआ तो वो आपको पेमेंट भेज देगा। अगर वो आप परचेज कर रहे हो तो ब्रोकर आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पेमेंट ले लेगा। फिर ये जो सेटलमेंट हो गया ट्रांजैक्शन का, ये आपको बताया जाएगा आपके डीमैट अकाउंट के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आपका सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो है वो कब आया हमारे यहाँ पर, सबसे पहले इसका शुरुआत हुआ एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। और कब हुआ ये, जनवरी 13 1992 को। और इसका भी एक एक्ट है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, इसी एक्ट के तहत ये बना हुआ है। इसका हेड ऑफिस जो है वो बॉम्बे में है और रीजनल ऑफिस इसकी हैं कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में, ठीक है। सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी, और स्टैट्यूटरी का मीनिंग क्या होता है, इट विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करता है। इनके तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेन क्या यही ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इंटरेस्ट क्या है कि आपको सही टाइम पे आपके सारे पैसे मिल जाएं, आप स्मूथली सारे ट्रांजैक्शंस कर सको, ये सब। सिक्योरिटी मार्केट को डेवलप करना, और फाइनली सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना। इनके फंक्शंस की बात करें,
स्टॉक एक्सचेंज में जो बिजनेस होता है वो उसको रेगुलेट कर रहे हैं। सेबी जो है बिजनेस को रेगुलेट करता है, ऑपरेशंस पे ध्यान देता है, मॉनिटर करता है कि जो रूल्स और गाइडलाइंस उन्होंने जारी की है वो क्या उनके शेयर ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, मर्चेंट ब्रोकर्स सब फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, और इन सब पे वो एक कंट्रोल बनाए रखता है। दूसरा है इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, कि जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, वो सही से इन्वेस्टर्स का सारा ध्यान रखा जाए। इसीलिए वो इंटरमीडियरीज को एनफोर्स करता है कि सारे रूल्स और रेगुलेशंस का पालन होना चाहिए। फिर आता है रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरमीडियरीज, जो इंटरमीडियरीज हैं उनको रजिस्टर करना, उन पे ध्यान देना, ये सब इनका काम है। एग्जाम्पल है मर्चेंट बैंकर, शेयर ब्रोकर, सब ब्रोकर, रजिस्ट्रार ऑफ सिक्योरिटी, इन सब का रजिस्ट्रेशन सेबी में ही होता है आपके, और ये उनके फंक्शंस को भी मॉनिटर करता है, साथ साथ में ये उनको ट्रेनिंग भी देता है, ठीक है। फिर आता है रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड को रजिस्टर करना, उन पे ध्यान देना, ये सब इनमें आता है, ठीक है। सेबी ने जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले जो म्यूचुअल फंड्स को फॉलो करने हैं। टू प्रिवेंट फ्रॉड्यूलेंट ट्रेड, यानी कोई भी इंसान किसी के भी साथ चीटिंग ना करे, और अगर वो हो रही है तो उसके खिलाफ नेसेसरी स्टेप्स जो है वो लेने हैं उनको। फिर उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर को कैंसिल करना। वो कई बार उन ब्रोकर्स के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देता है जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, राइट, और जो आप सेबी को नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते या फेल हो जाते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। ये मर्जर्स पे भी ध्यान रखते हैं और टेक ओवर पे भी ध्यान रखते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, अकाउंट्स में पढ़ा होगा। मान लो मेरी कंपनी और मेरी एक फ्रेंड की कंपनी, हम दोनों ने अपनी अपनी कंपनीज को मिला के एक ही कंपनी बना दी, तो ये मर्जर का हुआ। और दूसरा एग्जांपल है, मान लो मैंने मेरी फ्रेंड की कंपनी को टेक ओवर कर लिया, यानी उसकी कंपनी अब मेरे अंडर में आ गई, तो वो हो जाएगा टेक ओवर। तो जितने भी हमारे कंट्री में मर्जर्स होते हैं और टेक ओवर्स होते हैं, उन सबको रेगुलेट कौन करता है, सेबी करता है। वो गाइडलाइंस इशू करता है ताकि इसमें कोई भी रिस्क ना हो स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए। फिर आता है गाइडलाइंस विथ रेफरेंस टू पब्लिक इश्यूज, यानी पब्लिक फर्स्ट टाइम कैपिटल इशू जो करते हैं कंपनीज उनके लिए भी, और एग्जिस्टिंग कंपनी जो कैपिटल इशू करते हैं उनके लिए भी ये अलग अलग गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, इशू करते हैं। यानी कोई कंपनी मान लो न्यू है तो उसकी जो फर्स्ट टाइम कैपिटल इशू हो रहा है उसके लिए भी, और कोई कंपनी मान लो ग्रो कर रही है, बड़ी हो रही है, तो फिर उसके लिए भी कैपिटल इशू करना पड़ता है, तो उसके लिए भी गाइडलाइंस जो है आपकी सेबी प्रोवाइड करती है। सेल्फ रेगुलेशन, यानी सेबी जो है सेल्फ रेगुलेशन पे भी बड़ा ध्यान देता है, यानी जो उनका इंटरमीडियरीज है स्टॉक एक्सचेंज का, उन पे वो बड़ा ध्यान देती है। उनके जो प्रोफेशनल यूनियंस हैं उनको वो प्रमोट करती है कि हाँ आप सब साथ में आइए, और साथ जितना हो सके कंट्री में आपका ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये बढ़ना चाहिए। मेंटेनिंग स्टॉक एक्सचेंज एज एन एफिशिएंट मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज को एक अच्छा मार्केट बनाए रखना, उसमें स्टेबिलिटी एफिशिएंसी लेकर के आना, ठीक है। और ये सब कैसे आएगा, रेगुलेशन, रेस्ट्रिक्शन और गाइडलाइन के जरिए आएगा। नेक्स्ट आता है इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, अगर ज़रूरत लगे तो जो कंपनीज हैं, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं और जो बेनिफिशियरी ओनर्स हैं उन सब के वो बुक्स जो है वो इंस्पेक्ट करती है, यानी कि देखती है अगर उनको लगता है कि यहाँ ये गलत बात हो रही है तो। और ये पता है कब लगता है, जब किसी इंसान के ट्रांजैक्शंस बहुत ही लार्ज स्केल पे होते हैं तब। 12th पॉइंट आती है कि स्टॉक एक्सचेंज को मॉनिटर और इंस्पेक्ट करना। सेबी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे भी ध्यान रखती है कि वो सारे रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है कि नहीं। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सेबी एक्ट के हिसाब से फॉलो मतलब वर्क कर रही है कि नहीं। अगर उनको लगता है तो वो इंक्वायरी बिठाते हैं, इंस्पेक्शन करने जाते हैं, चेकिंग करने जाते हैं, और इंटरमीडियरीज के अकाउंट्स का भी ऑडिट चेक करती है वो, ठीक है। 13th पॉइंट आता है गाइडलाइन, से भी जो है वो गाइडलाइन टाइम टू टाइम इशू करता है, किसके लिए, शेयर ब्रोकर, सब ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, ट्रस्टीज ऑफ डिवेंचर, बाय बैक सिक्योरिटीज बाय कंपनी, ये सब के लिए वो टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इशू करते आ रहा है, करते भी जाएगा। फिर आता है एनुअल और पीरियडिकल रिपोर्ट्स हासिल करना। ये जो है जो इनका स्टेटमेंट्स हैं, यानी जो इनका इंफॉर्मेशन है
वो अलग अलग स्टेटमेंट्स के जरिए आता है, जो स्टॉक एक्सचेंज की कैसे वो स्टॉक एक्सचेंज काम कर रहा है और क्या उनमें एक्टिविटीज हो रही हैं, सब पता चलता है उनको इन रिपोर्ट से। लास्ट पॉइंट है रिसर्च वर्क। वो जो है रिसर्च भी करते रहता है कि सारी ये जो 14 पॉइंट्स हैं ऊपर वाली, वो सब आसानी इजीली हो सके। ठीक है, रिसर्च करते रहना बड़ा ज़रूरी है कि आपके किस रूल का क्या इफेक्ट हो रहा है, आपने कोई एक्शन उठाया तो उसका क्या रिएक्शन आया, सब देखना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, फाइनली यहाँ पर हम इस चैप्टर को अब कंप्लीट करेंगे। कंक्लूड करें अगर, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से टाइप्स ऑफ मार्केट हैं, कौन कौन से आपके मार्केट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, मार्केट के कितने आपके फंक्शंस हैं, और कैसे कैसे आपका सेबी हो गया, सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ये कैसे आपकी कंट्री में डेवलपमेंट को ग्रोथ में लेकर के आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हैं। होपफुली आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। कोई आपके डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन को यूज़ करिए, एंड डू लेट मी नो इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम मी। आई होप आपको मेरे चैनल से कोई ना कोई हेल्प मिल रही है, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मोटिवेशन मिलता है इससे थोड़ा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, नमस्ते।